हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं वह कैसे होती है। हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स होती है वह विभिन्न प्रोसेस यानी कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के द्वारा उनमें प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। यह कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। तो यह जो प्रोटीन्स होता है यह पूर्णतः मैच्योर प्रोटीन में चेंज नहीं होता है। तो इसे मैच्योर प्रोटीन बनाने के लिए इनमें कुछ चेंजेस होती हैं जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या है, उनका इंट्रोडक्शन एंड जो ट्रांसलेशन के बाद उनमें क्या क्या चेंजेस होती हैं और एक मैच्योर प्रोटीन किस तरीके से बनता है। इसके बाद हमने देखा था प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। तो उसी में आज हम आगे देखेंगे कि जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस क्या होता है, यानी कि जो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होती है उनमें कुछ कुछ जो केमिकल्स ग्रुप होते हैं वह ऐड हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तो यही कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कहलाता है। आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिए, जिससे आपको यह वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज हम देखेंगे कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस यानी कि वो ऐसे मॉडिफिकेशंस जिनमें कोई केमिकल ग्रुप या तो ऐड हो जाता है या रिमूव हो जाता है। जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनमें किसी केमिकल ग्रुप का आकर जुड़ना या रिमूव होना ही क्या कहलाता है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कहलाता है। इसे अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि जो सिंथेसाइज्ड, जो राइबोसोम में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स है उनका एंजाइम कैटालाइज्ड अल्ट्रेशन ही क्या है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। यानी कि उनमें एंजाइम के द्वारा उनमें क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। अल्ट्रेशन यानी उनमें चेंजेस होते हैं। जैसे कि कोई भी केमिकल ग्रुप्स अगर एमिनो एसिड से इस तरीके से जो एमिनो एसिड होंगे उनमें कोई भी केमिकल ग्रुप या कुछ भी आकर यहाँ पे जुड़ जाता है या रिमूव हो जाता है तो इनमें चेंजेस हो जाती हैं और वह मॉडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से अगर यह नेसेंट प्रोटीन होगा तो वो क्या करेगा? फंक्शनल प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो जो प्रोटीन्स बना हुआ है वह क्या होगा? अक्रियाशील होगा, वह कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो इनमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, जिसकी वजह से जो वह फंक्शनल प्रोटीन में चेंज हो जाएगा और फंक्शनल प्रोटीन जो होगा वही फिर आगे जो अपने विभिन्न कार्य हैं उसे करेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मॉडिफिकेशन टारगेट वन और मोर एमिनो एसिड। जो मॉडिफिकेशंस होती हैं जिनमें कुछ जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं वह ऐड होते हैं, तो यह किसी एक एमिनो एसिड में भी ऐड हो सकते हैं या उससे अधिक एमिनो एसिड में भी यह जो मॉडिफिकेशंस है वह हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन किसे किसे टारगेट करता है? वन एंड मोर एमिनो एसिड एंड चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। यह जो केमिकल्स होता है, कोई भी केमिकल ग्रुप होता है वह जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके एमिनो एसिड से जाकर जुड़ जाएगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो यह क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होने के बाद फिर यह फंक्शनल प्रोटीन में चेंज हो जाता है। एन एंड सी टर्मिनल सीक्वेंस क्लीव्ड इन CLEAVED क्लीव्ड इन ER। जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो यह कहाँ होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड गोल्जी बॉडी में। तो हम देखते हैं कि जो राइबोसोम में सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होगा वह पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो N and C टर्मिनल जो सीक्वेंस होती है वह क्लीव्ड हो जाती है और यहाँ पर फिर इनका मॉडिफिकेशन होता है। इस तरीके से यह प्रोसेस गोल्जी बॉडी में भी होती है। हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद क्या बनता है? नेसेंट प्रोटीन बनता है। यह ट्रांसलेशन हो गया कहाँ? जो राइबोसोम है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, यही प्रोसेस क्या है? ट्रांसलेशन। तो इसके बाद जो प्रोटीन्स बना उसे नेसेंट प्रोटीन कहते हैं। तो जो नेसेंट प्रोटीन होता है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होंगी, उनके बाद उनमें फंक्शनल जो प्रोटीन्स होगा वह क्या हो जाएगा? फंक्शनल प्रोटीन्स में क्या हो जाएगा? यह कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही यह फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा यह अपने जो विभिन्न कार्य जो होते हैं जिस प्रोटीन्स के वह उन कार्य को करता है।
इसमें हम देखते हैं कि जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस होती है उनमें इनके विभिन्न टाइप्स हैं, जैसे फास्फोरिलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, लिपिडेशन, एल्काइलेशन या मेथिलाइलेशन एंड यूबिक्यूटिनेशन। इसमें हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होता है उनकी आवश्यकता क्यों होती है। यह जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी, यह प्रोटीन को स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, और जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उनमें ट्रांसफ़र होने में यह क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हो जाएगा तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होंगी उनमें उन्हें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होंगी उनमें ट्रांसफ़र करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी महत्वपूर्ण होती हैं। जो प्रोटीन टारगेटिंग प्रोसेस होती है उनके लिए भी आवश्यक है, एंड जो प्रोटीन सिग्नलिंग होती है उसके लिए भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आवश्यक है। यानी जिसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होगा तो वह प्रोटीन्स कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसमें जो मेनली टाइप्स है वह हम इसमें देखेंगे, जैसे कि फास्फोरिलेशन होता है। यह फास्फोरिलेशन क्या है, एक कॉमन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन है। फास्फोरिलेशन यानी नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें क्या हो जाता है कि एक फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है, तो फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाएगा तो इसे हम फास्फोरिलेशन कहेंगे। इसी तरीके से ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल जो होगा वह आकर जुड़ जाएगा, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइलेशन। इनमें 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड सेकेंड होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन यानी इनमें OH आकर जुड़ जाता है, उसके बाद यह मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा है लिपिडेशन यानी कोई भी लिपिड जो होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स होगा वह आकर जुड़ जाएगा, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, लिपिडेशन कहलाएगी। इसी तरीके से एल्काइलेशन या मेथाइलेशन प्रोसेस होती है, जिनमें क्या होता है, कोई भी एल्किल ग्रुप होता है वह क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड से आकर जुड़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक प्रोसेस होती है यूबिक्यूटिनेशन यानी कि जो प्रोटीन्स मिसफोल्ड हो जाते हैं या जो टॉक्सिक होते हैं, मतलब जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद जो प्रोटीन्स बनते हैं तो उनमें कुछ मिसफोल्ड हो जाते हैं या वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, तो उनमें क्या होती है, यूबिक्यूटिनेशन की प्रोसेस होती है, जिससे वह प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, डिग्रेड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे कि जो फास्फोरिलेशन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन एंड लिपिडेशन, एंड जो अल्काइलेशन और जो यूबिक्यूटिनेशन की प्रोसेस है वह किस तरीके से होती है। हम देखते हैं कि जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस होती है उनमें फर्स्ट क्या होता है, फास्फोरिलेशन यानी नाम से स्पष्ट है कि जो प्रोटीन्स होंगे उनके अमीनो एसिड्स होंगे उनमें क्या हो जाएगा, फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, फास्फोरिलेशन कहलाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि फास्फोरिलेशन क्या होती है, कि फास्फोरिलेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिनमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई फास्फेट ग्रुप जो होगा वह फास्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, फास्फोरिलेशन कहलाती है। इनमें जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनमें क्या आकर जुड़ जाता है, फास्फेट आकर जुड़ जाता है और उनका मॉडिफिकेशंस होता है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, फास्फोरिलेशन कहलाएगी। इसमें हम देखते हैं कि जो फास्फोरिलेशन होता है एक कॉमन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस है, यानी यह अधिकतर प्रोटीन्स यानी जो प्रोटीन्स होती है उनमें कभी ना कभी उनमें फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। यह एक कॉमन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। जो 1/3 जो प्रोटीन्स होती है वह इस फास्फोरिलेशन के लिए सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, यानी कि उनमें किसी न किसी स्टेज में जो फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो फॉस्फेट होता है वो कोवैलेंटली किससे बाउंड होता है, एमिनो एसिड से बाउंड होता है। इनमें जो फॉस्फेट होंगे वह प्रोटीन्स की जो चेन होती है, तो जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनमें आकर इस तरीके से जो फॉस्फेट होते हैं वह जुड़ जाते हैं। कैसे, कोवैलेंटली बाउंड हो जाते हैं, इनमें आकर कोवैलेंट जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यह फास्फोरिलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो गोल्जी बॉडी होती है उनमें फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स होंगे जिनमें फास्फोरिलेशन होगी, जैसे कि सेरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया,
टायरोसिन जो होता है उसमें जो टायरोसिन होता है उसमें टायरोसिन जो होती है रेजिड्यू जो होते हैं उनमें ही यह जो फॉस्फेट होते हैं वह आकर जुड़ते हैं, यानी कि जो सेरीन हो गया, थ्रेओनीन, टायरोसिन जो एमिनो एसिड्स होंगे उनमें ही फॉस्फेट आकर जुड़ जाएगा और इनमें ही फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें किसमें होती है, जो सेरीन होती है उनमें फॉस्फेट आकर जुड़ता है, उसके बाद थ्रेओनीन एंड उसके बाद टायरोसिन। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, आल्सो नोन एज रेगुलेशन। जो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है उसे हम फॉस्फोरेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कि इनमें जो काइनेस एंजाइम होता है वह इन्वॉल्व होता है, जिसके द्वारा जो फॉस्फेट होता है वह कहाँ जुड़ता है, एमिनो एसिड से जुड़ता है। तो इनमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, काइनेज एंजाइम। और फास्फोरिलेशन क्या करता है, यह जो सेल साइकिल होती है, सेल ग्रोथ जो होगी, एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होगी, उनमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। फास्फोरिलेशन के द्वारा इन सभी प्रोसेस में क्या होती है, हेल्प मिलती है। मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड फॉस्फोरिलेशन सेरीन, थ्रेओनीन, टायरोसिन। इनमें वही लिखा हुआ है कि जो सेरीन होंगी, थ्रेओनीन होंगी एंड जो टायरोसिन होंगी उसी में ही आकर यह फॉस्फेट क्या होगा, ऐड होगा। तो यह प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन किस में होगी, सेरीन, थ्रेओनीन एंड टायरोसिन में होगी। तो यह प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो हम देखेंगे कि जो सेरीन, थ्रेओनीन एंड जो टायरोसिन इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, जिनमें क्या होगा, जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होती है इनकी उपस्थिति में एक फॉस्फेट आकर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। तो इनमें फॉस्फेट का सोर्स क्या है, एटीपी। एटीपी से क्या होगा, एक फॉस्फेट निकलेगा और यह इसमें आकर जुड़ जाएगा और जो एटीपी होगा वह एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे फॉस्फेट कहाँ से मिलता है, एटीपी से मिलता है। एटीपी से फॉस्फेट निकलेगा। जो सेरीन हो गई, थ्रेओनीन हो गई या टायरोसिन हो गया, इन तीनों में किसी में भी आकर जो फॉस्फेट होगा वह एटीपी से निकल जाएगा और इनमें आकर कोवैलेंटली जुड़ जाएगा। तो यह क्या हो जाएंगे, फास्फोसेरीन या फास्फोथ्रेओनीन या फास्फोटायरोसिन हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो फॉस्फेट होगा वह आकर जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे, अगर सेरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह सेरीन होती है, जिनमें फिर एटीपी से जो फॉस्फेट होगा वह कहाँ आकर जुड़ जाएगा, जो यहाँ O होता है वहाँ पर आकर फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है, यह H बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से यह फास्फोसेरीन में चेंज हो जाता है। और इसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी कि जो फास्फोरिलेशन की प्रोसेस हो गई, तो यह प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा और यह फंक्शनल प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होता है। सेकेंड हम देखते हैं कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेशन यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स जो होगा वह आकर जुड़ जाएगा, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, ग्लाइकोसाइलेशन कहलाएगी। इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह एमिनो एसिड से आकर जुड़ जाएगा, तो वह प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगी। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइलेशन कहती है। तो इनमें जो शुगर्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यह क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, फ्यूकोस हो गया, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, ग्लूकोसामीन, ये सभी क्या हो जाते हैं, इनमें ऐड होते जाते हैं। तो इनके ऐड होने से ये क्या हो जाता है, मॉडिफाई होता है। तो यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोसाइलेशन कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट अटैच टू प्रोटीन कंपोनेंट थ्रू ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन्स होगा उससे कैसे जुड़ेगा, तो यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो इनमें 2 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, जैसे ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसे हम आगे देखेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के ग्लाइकोसाइलेशन होती हैं। फर्स्ट होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड सेकेंड होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में हम देखेंगे कि जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें जुड़ने के लिए एक इंटरमीडिएट की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है इनमें यह प्रोसेस सीधे स्टेप वाइज एडिशन से होती है। तो इसे हम एक एक करके देखेंगे कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या है एंड जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन।
यानी कि जो एस्पाराजीन जो एमिनो एसिड्स होती है उनके जो एमाइड ग्रुप होते हैं उनसे आकर अगर जुड़ जाएगा तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा, जो शुगर होगा, वह एमाइड ग्रुप से आकर अटैच होगा तो यह क्या कहलाएगी? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहलाएगी। एन लिंक एमाइड ग्रुप यानी जो NH2 होता है। तो जो एस्पाराजीन जो एमिनो एसिड्स होती है उनके एमाइड ग्रुप से अगर कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट्स आकर जुड़ जाएगा तो यह क्या कहलाएगी? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहलाएगी। और किसके द्वारा जुड़ता है? जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा जुड़ता है। तो इनमें कौन कौन से शुगर रेजिड्यूज होते हैं, यानी कौन कौन से जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वह जुड़े सकते हैं, जैसे गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, फ्यूकोज, यह सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यह जुड़ते जाएंगे। और इसमें हम देखते हैं कि जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है उनमें एक इंटरमीडिएट होता है, जैसे डोलिकोल फॉस्फेट, यानी कि यह सीधे जो एस्पाराजीन होता है उससे सीधे नहीं जुड़ता है, इसके लिए एक इंटरमीडिएट की आवश्यकता होती है। तो इंटरमीडिएट क्या है? एक लिपिड मॉलिक्यूल्स है जिसे हम क्या कहते हैं? डोलिकोल फॉस्फेट कहते हैं। यह जो डोलिकोल होता है वह प्रीनॉइड्स होता है। यह 70 से लेकर 21 आइसोप्रीन जो सब यूनिट्स होती है उनसे मिलकर बना होता है। तो इनमें क्या करेगा? जो डोलिकोल होगा वह इंटरमीडिएट की तरह कार्य करेगा। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वह सबसे पहले इससे आकर जुड़ेंगे और उसके बाद फिर जो मेन जो एमिनो एसिड्स होंगी प्रोटीन्स की, एस्पाराजीन, उससे जाकर जुड़ जाएंगे। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहलाएगी। तो इसे हम आगे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डोलिकोल है यह जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वह एक इंटरमीडिएट की तरह कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहले जो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जो होता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स आकर पहले जुड़ते हैं, उसके बाद इनमें मैनोज जुड़ता है, उसके बाद इनमें गैलेक्टोज एंड जो फ्यूकोज होता है वह जुड़ते जाते हैं। एक एक करके यह इस तरीके से जुड़ते जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब यह डोलिकोल से जुड़ जाता है उसके बाद यह जो पूरा जुड़ा हुआ जो रहता है वह इधर आकर ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो एस्पाराजीन का जो एमाइड ग्रुप होगा उसमें आकर जुड़ जाएगा। इस तरीके से यह पहले डोलिकोल से जुड़ेगा और उसके बाद जो इनके एस्पाराजीन के जो एमाइड ग्रुप्स होते हैं उनमें आकर यह जो शुगर मॉलिक्यूल्स होगा वह क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। इसे हम आगे देखेंगे तो जैसे कि यह इसमें हम आगे देखते हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड्स है यह यानी कि जो एस्पाराजीन होता है, यह जो एस्पाराजीन है इसका जो एमाइड ग्रुप है NH2, तो इनमें से इन्हीं एमाइड ग्रुप पे अगर आकर यह शुगर मॉलिक्यूल्स जो ओलिगोसैकेराइड्स है या कोई भी शुगर मॉलिक्यूल्स इस एमाइड ग्रुप पे आकर जुड़ जाएगा तो यह प्रोसेस कहलाती है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इसके लिए इंटरमीडिएट की आवश्यकता होती है। इंटरमीडिएट क्या है? एक डोलिकल मॉलिक्यूल्स है। इनमें सबसे पहले यह सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर मॉलिक्यूल्स वह आकर जुड़ते जाएंगे और उसके बाद यह इससे एस्पाराजीन का जो एमाइड ग्रुप होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पर यह बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा जिससे फिर जो यहाँ प्रोटीन्स होगा वह क्या होगा? मॉडिफाई होगा। तो इनमें कौन से बॉन्ड बनते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। इसमें हम सेकेंड देखते हैं कि जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है वह कैसा होता है। ओ लिंक्ड में कोई भी इंटरमीडिएट जो होती है उनकी आवश्यकता नहीं होती है, यह सीधे स्टेप वाइज इसका एडिशन होता है जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो यह प्रोसेस कहाँ होगी? यह प्रोसेस गोल्जी बॉडी में होती है। तो इनमें जो सीधे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उस पर जो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है? स्टेप वाइज एडिशन होता है। इनमें जो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वह क्या करेंगे? स्टेप वाइज इसमें ऐड होते जाएंगे सीधे किस पर? जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड जो शुगर होता है वह सबसे पहले किससे जुड़ेगा? यूडीपी, जीडीपी या सीएमपी से। या पहले क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। उसके बाद यह जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनसे जुड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि जो क्या इसे कैटालाइज कौन करता है? जो
ग्लाइको ट्रांसफरेज जो होता है यह इसे कैटालाइज करने का काम करता है। इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स होंगे, जैसे सेरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया। तो सेरीन जो थ्रियोनिन हो गया तो इनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे जैसे OH, तो O लिंक्ड में क्या होगा, OH जो होगा वहां पर जाकर यह जो शुगर मॉलिक्यूल्स होगा वह जुड़ेगा, यानी कि जो सेरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे OH होंगे, वहां पर यह जो शुगर मॉलिक्यूल्स होगा वह जुड़ेगा, इसलिए इसे O लिंक्ड कहते हैं। और हमने N लिंक में देखा कि यह एमाइड जो ग्रुप होती है NH2 उसमें जाकर यह शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ता है, इसलिए उसे हम N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो O लिंक्ड में क्या हो रहा है कि यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, सेरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, इससे आकर यह जुड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि जो O ग्लाइकोसाइलेशन होती है वह सेरीन में किस तरीके से होती है। यह जो सेरीन होता है उसके जो OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पर आकर इस ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस में इस OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पे आकर शुगर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। तो यह किसमें हो रहा है, जो सेरीन हो रही है, थ्रियोनिन होंगे तो उनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होंगे वहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इस तरीके से मान लिया कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन्स की, तो इनमें सेरीन प्रेजेंट है, थ्रियोनिन है। तो जो सेरीन होती है उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उसे यह इस शुगर मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ेंगे। तो इनमें कौन कौन से शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, जैसे एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन, गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, NAG, गैलेक्टोज, फ्यूकोज एंड सियलिक एसिड, यह मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इनका जो पैटर्न होता है वह अलग अलग हो सकता है, या डिफरेंट पैटर्न में जो OH होता है उनसे आकर जुड़ते हैं, जैसे सेरीन से या थ्रियोनिन, तो थ्रियोनिन के जो OH होंगे उनसे आकर जुड़ेंगे। इस तरीके से जो O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा वह क्या होगा, सेरीन एंड थ्रियोनिन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH उससे आकर जुड़ते जाते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेरीन थ्रियोनिन जो पार्ट होगा उससे आकर शुगर मॉलिक्यूल्स आकर ऐड हो जाएंगे और इनका क्या होगा, स्टेप वाइज एडिशन होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन के क्या क्या कार्य हैं, यानी कि यह जो प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है उसे इफेक्ट करता है, और यह जो सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है उनमें क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। इसमें हम थर्ड प्रोसेस देखते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है। हाइड्रोक्सिलेशन यानी नाम से स्पष्ट है कि इनमें क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं इनके फॉर्मेशन के समय जो एमिनो एसिड प्रोलीन्स है एंड जो लाइसिन है यह क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन में यह चेंज हो जाते हैं। तो कोलेजन क्या होता है, कोलेजन को हम देखते हैं कि जो कोलेजन है वह एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, यह मेनली हड्डियों में, जो मसल्स होती हैं, जो हेयर होती है, स्किन्स होती है, इनमें यह पाया जाता है। तो यह क्या करता है, कोलेजन प्रोटीन उन्हें स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी उन्हें प्रदान करता है, यानी कि इनके द्वारा ही, कोलेजन प्रोटीन्स के द्वारा ही इनमें स्ट्रेंथ आती है, इनमें इलास्टिसिटी आती है। तो यह प्रोसेस है जो हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है वह कहाँ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोलेजन जो होता है उसके फॉर्मेशन के समय इनमें जो अमीनो एसिड्स होंगे, जैसे कि जो प्रोलीन होगा वह क्या में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, एंड जो लाइसिन होगा वह क्या में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी लाइसिन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनमें जो स्किन होती है उसमें क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ आती है, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी जो होती है वह प्रोवाइड करता है, यानी कि एक तरीके से जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उन्हें क्या करता है, यह रेगुलेट करता है। इस कोलेजन प्रोटीन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसे रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए क्या की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ही यह क्या में चेंज होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन में चेंज होगा। तो यदि विटामिन सी नहीं होगा तो यह हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन नहीं में चेंज नहीं होंगी, जिसकी वजह से जो स्किन होगी वह क्या होगी, लूज हो जाएगी और विभिन्न डिसीज जैसे स्कर्वी जैसी डिसीज हो जाएंगी। तो इनके लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन में हम देखते हैं कि जो प्रोलीन्स होगा उनमें OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो OH ग्रुप जुड़ने के बाद यह क्या में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन में
चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन में जैसे ही चेंज हो जाएगा तो इनके जो प्रोटीन्स के मध्य जो एच बॉन्ड यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वह क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। और यदि इस तरीके से हाइड्रोक्सीप्रोलीन में चेंज नहीं होता है तो इनमें स्किन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है और इनमें स्कर्वी डिसीज होती हैं। तो यानी कि इनका जो कोलेजन प्रोटीन के फॉर्मेशन के समय इनका हाइड्रोक्सीप्रोलीन में हाइड्रोक्सी जो लाइसिन होती है उनमें चेंज होना आवश्यक है, जिससे जो उनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड हो वो एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्ट हो और उनकी जो स्ट्रेंथ हो वह बनी रहे। इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है उनमें जो कोलेजन होती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है, इन्हीं के द्वारा जो हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा इन्हें रेगुलेट किया जाता है, जिससे यह हाइड्रोक्सीप्रोलीन में चेंज हो जाएंगे और हाइड्रोक्सी जो लाइसिन होंगे उनमें चेंज हो जाएंगे और ये एक ऐसा प्रोटीन्स बनेगा जो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जो स्किन्स होंगी, हड्डियाँ होंगी और जो मसल्स होंगी उन्हें क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसमें हम देखते हैं जैसे कि यह प्रोलीन होता है तो प्रोलीन का जो यह CH2O है, CH2 है, यहाँ पे आकर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। किसके प्रेजेंस में, जो हाइड्रोक्सिलेज होती है उनकी प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वह क्या हो जाता है, आकर ऐड हो जाता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है और जो प्रोलीन्स होगा वह हाइड्रोक्सी प्रोलीन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो लाइसिन होता है तो लाइसिन भी क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिन में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वह आकर जुड़ जाएगा तो यह क्या में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलाइसिन में चेंज हो जाएगा। इस तरीके की प्रोसेस ही है हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जो लिपिडेशन की प्रोसेस होती है वह किस तरीके से होती है। लिपिडेशन में हम देखते हैं कि कोई भी लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होगा वह आकर जुड़ जाएगा। तो लिपिडेशन की प्रोसेस में जो फैटी एसिड्स होता है वह प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो इनमें कौन सा फैटी एसिड है, कौन सा लिपिड है, तो हम देखते हैं कि जो मेरिस्टिक एसिड होता है वह क्या करेगा, यह 14 कार्बन वाला फैटी एसिड होता है, यह प्रोटीन के साथ आकर जुड़ जाता है। इसी तरीके से और भी लिपिड्स हैं जैसे आइसोप्रीनोइड्स एंड जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, यह क्या कहते हैं, कोवैलेंट एडिशन द्वारा जुड़ जाते हैं, यानी कि जो कोवैलेंट एडिशन प्रोटीन के साथ हो जाता है और यह जो लिपिड्स होते हैं वह आकर जुड़ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो यह प्रोसेस कहलाती है यानी मिरिस्टिक एसिड का प्रोटीन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, मेरिस्टोसाइलेशन कहलाता है। तो मेरिस्टोसाइलेशन क्या करता है, यह वीक जो प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है एंड जो प्रोटीन लिपिड इंट्रैक्शन होता है इसे क्या करता है, अलाउ करता है। इसके अलावा जो यह मेरिस्टोलेशन की जो प्रोसेस होती है वह सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटीन का एन टर्मिनल एंड होता है उसमें क्या जुड़ गया है, मेरिस्टिक एसिड। जो लिपिड है, जो फैटी एसिड है वह यह मेरिस्टिक एसिड क्या कहाँ जुड़ गया है, जो एन टर्मिनल एंड होती है वहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एन मेरिस्टोलाइजेशन कहेंगे, मेरिस्टोसिलेशन कहेंगे। तो इनमें क्या होता है, जो एन मेरिस्टोलाइजेशन जो ट्रांसफरेज जो एंजाइम होती है वह इसे कैटालाइज करने का काम करती है और यह पूरी प्रोसेस मेरिस्टोलाइजेशन कहलाती है, एन मेरिस्टोसाइलेशन कहलाती है। तो इसमें देखिए जो मेरिस्टोसाइलेशन यानी कि जो प्रोटीन्स के एन टर्मिनल पर आकर कोई लिपिड जुड़ गया तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, एन मेरिस्टोलाइजेशन कहलाएगी। तो जो मेरिस्टोसाइलेशन की जो प्रोसेस होगी वह किसके द्वारा कैटेलाइज होगी, जो मेरिस्टोसाइलेशन ट्रांसफरेज जो होती है इनके द्वारा कैटेलाइज होती है। तो यह जो प्रोटीन्स का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इनके एन टर्मिनल जो एंड होते हैं उनमें मेरिस्टिक एसिड आकर जुड़ जाता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो सी टर्मिनल एंड होती है यह सी टर्मिनल एंड है। तो एन जो एन टर्मिनल एंड है उसमें ही मेरिस्टिक एसिड आकर जुड़ जाएगा। तो यह प्रोसेस मेरिस्टोसाइलेशन कहलाती है, यही लिपिडेशन है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि एल्काइलेशन या मेथिलाइलेशन क्या होता है। फिफ्थ हम देखते हैं कि एल्काइलेशन या मेथिलाइजेशन क्या होता है। एल्काइलेशन यानी कि एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे मैथिल हो गई है सभी आकर यदि प्रोटीन से जुड़ जाएंगे तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, एल्काइलेशन कहलाएगी। तो इसी में हम देखते हैं कि जो मैथिल ग्रुप होता है तो मैथिल ग्रुप अगर ऐड हो जाएगा तो यह मेथाइलेशन कहलाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लाइसिन होती है, आर्जिनिन जो रेसिड्यू होती है उनमें क्या ऐड हो जाता है, जो मैथिल ग्रुप CH3 होता है वह क्या हो जाता है,
जाता है, ऐड हो जाता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? मेथाइलेशन कहलाती है। तो इनमें किसमें ऐड हो रहा है? जो लाइसिन है एंड जो आर्जिनिन जो रेजिड्यू है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक एंजाइम, क्या एंजाइम है? जो मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वह क्या होता है? इन्हें कैटालाइज करता है, उन्हें या इनमें इन्वॉल्व होता है। इसमें हम मेथाइलेशन का काम कहाँ पे होगा? तो यहाँ हम देखेंगे कि जो डीएनए होती है, डीएनए में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करेगा? जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट घटक होता है, यानी कि यह डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं तो इनमें जो लाइसिन होती है, रेजिड्यू जो होती है, उनका क्या होता है? मेथाइलेशन होता है। और मेथाइलेशन के द्वारा जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होगा उसका एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर होता है, यानी कि इनमें लाइसिन जो होगा उसका मेथाइलेशन होगा, जिससे इनका क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉपरली बना रहेगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर होता है क्या? मेथाइलेशन की प्रोसेस। तो डीएनए में हमने देखा हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स का जो लाइसिन पार्ट होता है वहाँ पे क्या हो जाता है? मैथिल ग्रुप ऐड हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एल्काइलेशन एट लाइसिन रेजिड्यू, जो लाइसिन है या लाइसिन जो होता है उनमें किस तरीके से मेथिल ग्रुप जो होता है वह ऐड होता है। तो इसमें एक डोनर होता है जो मेथिल ग्रुप पर मतलब जिससे मेथिल ग्रुप आकर इसमें जुड़ेगा। तो क्या है? SAM, यह क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? SAH। तो SAM क्या है? यह मेथाइल डोनर होता है। यह एस एडिनोसिल मेथियोनिन होता है, जिससे जो मेथिल ग्रुप होता है वह लाइसिन के पार्ट में जो लाइसिन होता है उसमें आकर जुड़ जाता है। इस तरीके से यह जो मेथिल होता है वह क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यही प्रोसेस एल्काइलेशन या मेथाइलेशन कहलाती है। एल्काइलेशन यानी कि यह क्या है? एल्किल ग्रुप है, इसलिए यह एल्काइलेशन कहलाती है। और इसमें क्या जुड़ रहा है? मेथिल जुड़ रहा है, तो यह प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेथाइलेशन कहते हैं। इस तरीके से जो मेथाइलेशन की प्रोसेस होती है उनमें कोई भी जो मेथिल ग्रुप यानी कि CH3 जो होता है वह क्या होता है? लाइसिन या जो आर्जिनिन जो होती है उनके रेजिड्यू पर आकर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस होती है वह किस तरीके से होती है। यूबिक्विटिनेशन यानी जो प्रोटीन का लाइसिन पार्ट होता है उससे क्या जुड़ जाता है? यूबिक्विटिन जो प्रोटीन्स होता है वह जुड़ता है। तो ये इसलिए जुड़ता है, जो मिसफोल्डेड जो प्रोटीन्स होती हैं उसे क्या करता है? यह तोड़ने का काम करता है। तो यह प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए आवश्यक होता है। तो यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिनमें जो यूबिक्विटिन जो प्रोटीन्स होता है वह प्रोटीन के लाइसिन भाग से कोवैलेंटली बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। यह एक ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है जिनमें ATP की आवश्यकता होती है। तो ATP जो यह यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे कि तीन प्रकार के जो एंजाइम्स होंगे वह इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले जो एंजाइम होता है E1SH। E1SH क्या एंजाइम है? यह एक्टिवेटिंग एंजाइम है। तो इनमें जो प्रोटीन्स का कार्बोक्सिलिक जो एंड होता है इसमें क्या जुड़ा हुआ है? पहले से यूबिक्विटिन प्रोटीन जुड़ा हुआ है। तो यह जो कार्बोक्सिलिक एंड तो जो प्रोटीन का लाइसिन भाग होता है उसे क्या करने का काम करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके बाद क्या होता है? इनमें सेकेंड एंजाइम होता है कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। तो सेकेंड एंजाइम क्या है? E2SH। यह E2SH क्या होता है? E1SH जो एंजाइम होती है उनके स्थान पर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे जो E1SH जो एंजाइम था उसमें E2SH आ गया। इसके बाद हम देखते हैं एक और एंजाइम होता है जिसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। इस लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है जो प्रोटीन का लाइसिन जो भाग होता है उसे यूबिक्विटिन जो प्रोटीन्स होता है वह डायरेक्टली जुड़ जाता है। यानी कि अब लाइसिन जो एक्टिवेट हो गया था अब वह यूबिक्विटिन जो होगी उससे आकर जुड़ जाएगा। और इसके बाद आगे की प्रोसेस कहाँ होगी? यह प्रोटियोसोम में होगी, जहाँ पर लाइसिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यूबिक्विटिन प्रोटीन जुड़ा हुआ है। तो प्रोटियोसोम में क्या होता है कि यह प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? इनके अमीनो एसिड जो होते हैं उन्हें यह तोड़ देता है या छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से बाहर हो जाते हैं, यानी उसे तोड़ने का काम करता है। जो हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं प्रोटीन्स जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद बनती हैं तो यह इन्हें डिग्रेड करने का काम करता है। यही प्रोसेस क्या होती है? यूबिक्विटिनेशन प्रोसेस कहलाती है।
इस तरीके से हमने देखा कि जो कंप्लीट ट्रांसलेशन की प्रोसेस थी उसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, सेकेंड होता है इनिशिएशन, थर्ड होता है इलोंगेशन, फोर्थ होता है टर्मिनेशन एंड फिफ्थ होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जिसके द्वारा यह पूरी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी वह कंप्लीट होती है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यह टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।